वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। बायोलॉजी की सेगमेंट में आज हम फिर से आपके बीच में टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए जाएंगे उन पूरे प्रश्नों को आप एक दो बार जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बहुत समय ना खराब करते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की श्रृंखला में जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, जो हृदय का प्रतिस्थापन होता है, वह सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जवाब है हमारा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, उसका जवाब है हमारा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अब उसी के सीरीज में हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि अस्थमा रोग किस कारण से होता है। जो हमारा अस्थमा रोग होता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और यह किस वजह से होता है, तो इसका जवाब है हमारा यह एलर्जी से शुरू होता है। ठीक है, एलर्जी। जो अस्थमा का जो रोग होता है उसकी शुरुआत या अस्थमा रोग किस वजह से होता है, तो इसका जवाब है हमारा एलर्जी की वजह से। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि हार्मोन, ठीक है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के स्रावित होती है। जो वृद्धि हार्मोन जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो इसका जवाब हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि से। इसमें कि थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि थायरॉक्सिन हार्मोन में हमेशा आयोडीन पाई जाती है। आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि रक्त दाब का नियंत्रण, ठीक है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। वह ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, जिसका कार्य होता है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करना। ठीक है, तो इसका जवाब है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क के द्वारा, अधिवृक्क। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम एड्रिनल कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो इसका जवाब हमारा हो गया अधिवृक्क, जिसको हम एड्रिनल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि एक स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है। एक स्त्रीलिंग हार्मोन किसको कहा जाता है, जो एक स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है वह क्या होता है, तो इसका जवाब है हमारा एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है उसको हम स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि विकास का सिद्धांत, जो हमारा विकास का सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विकास के सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ये शॉर्ट में एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जवाब है हमारा चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन। ठीक है, विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो हमारा अस्थियों का अध्ययन है उसको साइंस की भाषा में उसको हम कौन से अध्ययन के नाम से जानते हैं, तो उसका जवाब है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि यीस्ट और मशरूम। ठीक है, यीस्ट और मशरूम जो होते हैं वह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यीस्ट और मशरूम जो होते हैं वह किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जवाब है हमारा वह फंगी के अंतर्गत आते हैं जिसको हम फफूद कहते हैं। ठीक है, इसका जवाब हमारा हो गया यीस्ट और मशरूम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यह फफूद। ठीक, जिसको अंग्रेजी में हम फंगी बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यीस्ट और मशरूम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो यह फफूद के अंतर्गत आते हैं जिसको अंग्रेजी में हम फंगी बोलते हैं। ठीक है, अब गोल कृमि से होने वाला रोग क्या है। जो गोल कृमि होता है, गोल कृमि के बारे में आप जानते होंगे, तो गोल कृमि से होने वाले रोग को हम किस रोग के नाम से जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया।
ठीक है। गोल कृमि से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं, उसको हम फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है, तो वह का नाम हमारा, जिसको हम नागराज कहते हैं और उसे हम किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। नागराज, उसको हम कहते हैं किंग कोबरा। ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, जिसको हम हिंदी में नागराज कहते हैं और उसे हम किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी के श्रेणी में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, जो बॉडी में जो पित्त बनता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका जवाब है हमारा यकृत में। ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत में इसका निर्माण होता है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि मानव जाति का अध्ययन कहलाता है। जो मानव जाति होती है, जो ह्यूमन की, जो ह्यूमन के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। मानव जाति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पे होता है। बॉडी में जो एंटीबॉडी जो क्रिएट होता है, बॉडी में जो एंटीबॉडी होता है, उसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका जवाब है हमारा लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट्स। ठीक है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लिम्फोसाइट्स में। अब बीसीजी का पूर्ण नाम क्या होता है, जो बीसीजी का जो टीका लगता है, जो बीसीजी की जो वैक्सीन लगती है, बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है। बीसीजी के टीके के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा प्रश्न है कि बीसीजी का जो टीका लगता है, जो बीसीजी का जो नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जवाब है हमारा बैसिलस कैमिटी-ग्यूरिन। बैसिलस कैमिटी-ग्यूरिन। ठीक है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीजी का जो टीका लगता है उसका फुल फॉर्म हमारा होता है बैसिलस कैमिटी और ग्यूरिन। ठीक है। बीसीजी, बैसिलस कैमिटी ग्यूरिन। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला एकमात्र पौधा कौन सा है। आप ये प्रश्न जान के थोड़ा आप आश्चर्यचकित होंगे कि बिना ऑक्सीजन के कौन सा पौधा श्वसन क्रिया कर सकता है, तो इसी से रिलेटेड हमारा यह प्रश्न है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला एकमात्र पौधा कौन सा है, तो उसका जवाब है हमारा क्लोरेला। क्लोरेला। ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा जो है उसका क्या नाम है, उसको हम क्लोरेला के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जिसको हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, लेकिन यह एक विज्ञान का अंग ही है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। विज्ञान के सबसे 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसका जवाब है हमारा 1802 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रिवेनियस ने। 1802 में लैमार्क, ट्रिवेनियस ने। ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका जवाब है हमारा लैमार्क तथा ट्रिवेनियस ने। और इस कब हुआ था, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 1802 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं। जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र होती है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो जो पारिस्थितिक तंत्र होती है उसके घटक कौन कौन से होते हैं, तो उसका सिंपल सा जवाब है सजीव व निर्जीव दोनों होते हैं। सजीव तथा निर्जीव। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं सजीव तथा निर्जीव। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है। जो जीवन का भौतिक आधार होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका जवाब है हमारा जीव द्रव्य। जीव। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब हमारा हो गया जीव द्रव्य। अब जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लेग एक बीमारी है। जो हमारी प्लेग है वह एक बीमारी है, लेकिन जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न के पूछने का क्या उद्देश्य है, प्लेग किस तरह की बीमारी है। तो प्लेग किस प्रकार की बीमारी है, जिसको आप ये समझिए कि संक्रामक बीमारी है। संक्रामक। ठीक है।
प्लेग बीमारी किस तरह की है, हमारा प्रश्न है प्लेग एक बीमारी है, तो इसका जवाब हमारा हो गया संक्रामक बीमारी है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, वो कहलाता है। ठीक है, प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जीव वातावरण, ठीक है, जीव वातावरण जो होता है उसमें परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालने वाले को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनुकूलन या एडाप्टेशन। अनुकूलन, जिसे अंग्रेजी में हम एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, डीएनए का सर्वप्रथम पहचान कब और किसने किया था, तो ये हमारा प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए का सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी पहचान कब हुई थी, इसकी पहचान 1944 ईस्वी में हुई थी। अब किसने किया था, ये हमारा प्रश्न है कि मैक्लाइड और मैककार्टी ने। मैक्लाइड और मैककार्टी 1944। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि डीएनए का सर्वप्रथम पहचान कब का जब यहाँ पे कब की बात होगी, तो इसका जवाब हमारा हो गया 1944 ईस्वी में। और किसने किया था, तो मैक्लाइड और मैककार्टी ने। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है। जो हमारा पूरा संपूर्ण जीव जगत की जो ये यहाँ पे जो सिस्टम बनाए गए हैं, उनको किन भागों में विज्ञान के दृष्टिकोण से बांटा गया है, तो संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है, इसको आप जानते रहिए कि उनको 5 भागों में बांटा गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहला है इसमें मोनेरा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है, उन 5 पार्टों के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहला पार्ट है हमारा मोनेरा, और दूसरा जो है उसे हम प्रोटेस्टा कहते हैं, प्रोटेस्टा। ठीक है, इसके बाद कवक। ठीक है, पहला हमारा हो गया मोनेरा, दूसरा हमारा हो गया प्रोटेस्टा, और तीसरा हमारा हो गया कवक, जिसको अंग्रेजी में हम फंगी कहते हैं, फंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया कवक। और चौथा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं पादप, और इसको अंग्रेजी में प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 5वां हमारा है जंतु, जिसको अंग्रेजी में हम एनिमल्स। ठीक है, हम एक बार फिर से आपको बता दें कि संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका जवाब है हमारा 5, और वो 5 प्रकार हैं मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर जो होता है में क्या आता है, जो हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है इसमें क्या आता है, तो हाइड्रोस्फीयर हमारा जल मंडल होता है, जल मंडल। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, तो जलमंडल होता है। और उसी से ठीक मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लिथोस्फीयर में क्या आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोस्फीयर में हमारा जलमंडल आता है। ठीक है, इसके उसी तरह लिथोस्फीयर में क्या आता है, तो इसमें आता है हमारा स्थल मंडल। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, तो जलमंडल होता है, और लिथोस्फीयर में क्या आता है, स्थल मंडल होता है। ठीक है, अब परितंत्र के जैविक घटक क्या होते हैं। जो हमारा परितंत्र, जिसको हम परितंत्र के नाम से जानते हैं, उसमें घटक होते हैं कितने प्रकार के, तो उसमें 3 प्रकार के घटक होते हैं। तीनों प्रकार के बारे में आपको बता दें कि उत्पादक, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और दूसरा हमारा हो गया उपभोक्ता। ठीक है, जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर। और तीसरा हमारा हो गया अपघटक। अपघटक को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। ठीक है, ये हमारा अगर परितंत्र के जैविक घटक क्या है, वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जिसको अंग्रेजी में हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा हुआ था। ऑक्सीजन सबसे पहले किसके द्वारा, यहाँ पे इस पूरी पृथ्वी पे सबसे पहले ऑक्सीजन किसके द्वारा निर्माण हुआ था, तो इसका जवाब है हमारा साइनो बैक्टीरिया की वजह से। साइनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए कि ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, तो साइनो बैक्टीरिया की कारण हुआ था। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया की वजह से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ था। तो इस पूरे छोटे से वीडियो में हमने लगभग 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस पूरे वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखें, ताकि आपको इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए गए वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।